मेरी नजर पीछे चली ही गई। चलो देखो आगे। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। थ्योरम है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 3.2 में नहीं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। हाँ, त्रिज्या पर लंब होती है। तो देखो यहाँ पे एक वृत्त है, ये वृत्त है और वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। वृत्त की स्पर्श रेखा AB का स्पर्श बिंदु P है। तो स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या OP है ना। तो OP पर स्पर्श रेखा लंब होती है या कि स्पर्श रेखा पर OP लंब होता है? दोनों एक ही बात है, एक दूसरे। यदि OP पर AB लंब है तो AB पर OP भी लंब होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करती है, छूती है, स्पर्श करती है ना। तो ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर ये लंब है स्पर्श रेखा। तो कहाँ से? स्पर्श बिंदु, इसको स्पर्श जहाँ पे टच करती है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं ना। तो वृत्त सिद्ध कीजिए वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप ये दिखा दो कि OP लंब है AB पर, OP लंब है AP पर। तो जब OP लंब हो जाएगा AB पर तो AB भी लंब हो जाएगा OP पर, AB भी लंब हो जाएगा, क्योंकि लंबवत जो संबंध लंबवत होता है वो सम्मिश्र संबंध होता है। जैसे A B का भाई है तो B भी A का भाई होगा। तो भाई भाई का संबंध क्या कहलाएगा? सम्मिश्र संबंध। यदि यल रेखा में यम लंब है तो यम पर यल भी लंब होगी। ठीक है, यदि यल के समांतर यम है तो यम के समांतर यल भी होगी कि नहीं। तो समांतर होने का संबंध, लंबवत होने का संबंध क्या है? सम्मिश्र संबंध है। तो यदि OP लंब है AB पर तो AB भी लंब होगा OP पर। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। तो स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या तो OP न है, स्पर्श बिंदु P ना है दोनों स्पर्श रेखा का। वह बिंदु जो स्पर्श रेखा में भी हो वृत्त में भी हो उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो बिंदु P एक ऐसा बिंदु है जो स्पर्श रेखा में भी है और वृत्त में भी है, जिसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब देखो तो आपको प्रूव करना है कि OP लंब है AB पर। तो OP लंब है AB पर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे मान लो छत में कोई एक बिंदु ले लेते हैं जहाँ पे पंखा लगा है, तो वहाँ से 5-7 लाइन खींच दो, वहाँ से आओ नीचे फर्श में,
जो सबसे छोटी भुजा होगी वो लंब होगी। जैसे ओ, वहाँ मान लो उसका नाम ओ रख दिए, तो ओ से एक लाइन ऐसे भी खींच दिए, ओ से एक ऐसे भी खींच दिए, ओ से एक सीधा भी खींच दिए, ओ से ऐसे टेढ़ा और खींच दिए, ओ से ऐसे भी खींच दिए। तो ओ से जितनी रेखाएं हम खींचे हैं इस पर फर्श पर, तो उसमें सबसे छोटी भुजा कौन होगी? जो लंबवत होगी, लंबवत वाली छोटी होगी कि नहीं? जो लंबवत खींची गई है वो सबसे छोटी होगी, और इधर वाली तो बड़ी हो जाएंगी ना। तो हम क्या करें, ओ से ए बी पर जितनी रेखाएं खींच सकते हैं, ओ से ए बी पर जितनी रेखाएं खींच सकते हैं, उनमें से सबसे छोटी भुजा ओपी दिखा दो तो ओपी लंब हो जाएगी ए बी पर। ठीक है, तो ओ से हम ए बी पर 100-200 लाइन थोड़ी खींचेंगे, एक ठो खींच देंगे, और एक ठो खींचने के बाद वो जो एक ठो खींचे हैं अपने से, उससे छोटी दिखा दें कि ओपी है, तो ये साबित हो जाएगा कि ओ से ए बी में जितनी रेखाएं खींचेंगे सबसे छोटी ओपिन है। और जब सबसे छोटी ओपी है तो ओपी क्या होगी? लंब। किसी बिंदु से किसी रेखा पर जितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनमें से जो सबसे छोटी भुजा होती है वह उस बिंदु से उस रेखा पर खींची गई लंबवत रेखा होती है। पहले 9वीं में एक प्रमेय थी 9वीं क्लास में, लेकिन अब निकल गया सब कुछ। ठीक है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में जिसका यूज होता है वो वाली प्रमेय भी निकल गई थी पिछले साल। तो किसी बिंदु से किसी रेखा पर जितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनमें से सबसे छोटी भुजा क्या होगी? उस बिंदु से उस रेखा पर खींची गई लंबवत रेखा होती है। तो ओ से ए बी पर जितनी रेखाएं हम खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी, तो जो सबसे छोटी भुजा होगी वो लंब होगी। ठीक है, तो ओ से एक रेखा हम खींच देते हैं ए बी पर, ओ क्यू, क्या खींच देते हैं? ओ क्यू, जो वृत्त को आर पर काटती है, वृत्त को आर पर काटती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु P के अलावा एक बिंदु Q लिया और ओ क्यू को मिलाया, माना ओ क्यू वृत्त को आर पर काटती है, आर पर काटती है। अब क्या कहोगे? क्योंकि बिंदु Q स्पर्श रेखा में स्पर्श बिंदु के अलावा बिंदु है, स्पर्श बिंदु के अलावा। तो जब स्पर्श बिंदु के अलावा बिंदु है तो वह बिंदु क्या होगा? वृत्त से बाहर होगा। जो स्पर्श बिंदु होता है वो वृत्त में होता है। ये स्पर्श बिंदु है ना, तो ये ऐसा बिंदु है स्पर्श रेखा का कि वो वृत्त में भी स्थित है और स्पर्श रेखा में भी स्थित है। पर स्पर्श बिंदु के अलावा कोई दूसरा बिंदु स्पर्श रेखा में लेंगे तो निश्चित रूप से वह वृत्त के बाहर स्थित होगा। क्या होगा? वृत्त के स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु भर वृत्त में स्थित होता है, वृत्त में भी और स्पर्श रेखा में। पर इसके अलावा दूसरे जो बिंदु होंगे स्पर्श रेखा के, वे सभी वृत्त के बाहर होंगे। यहाँ क्यू लिए, Q1 लिए, इधर बिंदु लेंगे, यहाँ बिंदु लेंगे, कहीं भी बिंदु लेंगे, तो वे सब वृत्त के बाहर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो स्पर्श रेखा में बिंदु Q क्या है? स्पर्श बिंदु P के अलावा अतिरिक्त बिंदु है, इसलिए बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा। तो वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या से अधिक होगी। वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु की दूरी वृत्त के केंद्र से त्रिज्या से अधिक होगी कि नहीं होगी? अर्थात O से Q तक की दूरी त्रिज्या OR से अधिक होगी कि नहीं? इसका मतलब OQ दूरी जो होगी OQ वो बड़ी होगी OR से कि नहीं? OR त्रिज्या है और OQ वृत्त के बाहर बिंदु है, तो बिंदु केंद्र से बिंदु O की दूरी, Q की दूरी क्या है? OQ। तो OQ क्या होगा? OR छोटा होगा OQ से, और OR किसके बराबर है? OP के। OR, तो OR के स्थान पे OP लिख दो, तो OP छोटा हो गया OQ से। तो OP जब छोटा हो गया OQ से, तो इसका अर्थ क्या हुआ? O से AB पर जितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं उन सबसे छोटी OP है। ठीक है, और 25-30 लाइन खींचेंगे नहीं, एक प्रतिनिधित्व के रूप में काम करेगा। यदि एक भुजा छोटी हो गई, जैसे चावल खिचड़ी पकाते हो, खिचड़ी में एक दाना यदि पक गया तो क्या कहते हो? खिचड़ी सब पक गई, हर एक दाना चेक करते हो। तो एक ठो रेखा हम खींच दिए बिंदु O से स्पर्श रेखा AB पर OQ। अब ये दिखा दिए कि OP छोटा है OQ से, तो इससे अर्थ ये हुआ कि O से AB पर जितनी रेखाएं खींचेंगे सबसे छोटा OP है, सभी भुजाओं से छोटा OP है। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व के रूप में कौन काम कर रहा है? सिर्फ OQ। इसका अर्थ ये हुआ कि O से AB पर जितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं उनमें से सबसे छोटी भुजा OP है। और जब सबसे छोटी भुजा हो गई
तो क्या होगी, लंब होगी। तो किसी बिंदु से किसी रेखा में जितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं, किसी बिंदु से किसी रेखा पर जितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनमें सबसे छोटी भुजा उस बिंदु से उस रेखा पर खींची गई लंबवत रेखा होती है, खींची गई लंबवत रेखा होती है। तो यहाँ O से इस रेखा में बहुत सारी रेखाएं खींचे, एक OP एक OQ। ये दिखा दिए कि OP छोटा है OQ से, और जब OP छोटा है OQ से तो इसका मतलब बिंदु O से AB पर जितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं उन सब से छोटा है OP, और उन सबसे छोटा है OP, तो इसलिए OP क्या होगा, लंब होगा AB पर, OP लंब होगा AB। तर्क के द्वारा यहाँ प्रूव होगा, ये नहीं कि कोई अब कोई सर्वांग समता प्रमेय CPCT लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखते हैं, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, तथा AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु P है, स्पर्श बिंदु P है, जिसका स्पर्श बिंदु P है। तब हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है OP लंब AB, जिसका स्पर्श बिंदु P है। AB वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु P है, स्पर्श बिंदु P है। तो सिद्ध दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और AB वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु P है। तो सिद्ध करना है कि OP लंब AB, OP लंब, लंब का चिन्ह है वे, OP लंब AB, OP लंब AB। अब क्या करें, क्या लिखोगे, रचना, रचना में क्या लिखोगे, स्पर्श रेखा AB में स्पर्श बिंदु P के अलावा एक बिंदु Q लिया और OQ को मिलाया। स्पर्श रेखा AB में स्पर्श बिंदु P के अलावा एक अतिरिक्त बिंदु Q लिया और OQ को मिलाया, माना OQ वृत्त को R पर काटती है, OQ वृत्त को बिंदु R पर काटती है। तो रचना में क्या लिखोगे, स्पर्श रेखा AB में स्पर्श बिंदु P के अलावा एक अतिरिक्त बिंदु Q लिया और OQ को मिलाया। रचना में क्या लिखोगे, स्पर्श रेखा AB में स्पर्श बिंदु P के अलावा, स्पर्श बिंदु P के अलावा एक अतिरिक्त बिंदु Q लिया, तथा OQ को मिलाया, OQ को मिलाया, माना OQ वृत्त को R पर काटती है। स्पर्श रेखा AB में स्पर्श बिंदु P के अलावा एक अतिरिक्त बिंदु Q लिया, OQ को मिलाया, माना OQ वृत्त को R पर काटती है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या लिखोगे, मान चूंकि बिंदु Q स्पर्श रेखा AB में स्पर्श बिंदु P के अलावा अतिरिक्त बिंदु है, अतः बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित होगा। क्या लिखोगे उपपत्ति में, चूंकि बिंदु Q स्पर्श रेखा AB में स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त अन्य बिंदु है ना। उपपत्ति में क्या लिखोगे, चूंकि स्पर्श रेखा OP में बिंदु Q, चूंकि स्पर्श रेखा OP में कहा है, AB में, चूंकि स्पर्श रेखा AB में बिंदु Q स्पर्श बिंदु P के अलावा अतिरिक्त बिंदु है, P के अलावा अतिरिक्त बिंदु है, अतः बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा। Q वृत्त के बाहर होगा, अतः बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा। इसलिए OR छोटा होगा OQ से। OR छोटा होगा क्योंकि R वृत्त की परिधि में है और ये बाहर है, तो परिधि में है तो OR तो त्रिज्या होगी ना, तो त्रिज्या से तो बड़े ना होगा OQ, चित्र से दिख रहा, तो OR छोटा है OQ से। अब OR किसके बराबर है, किंतु OR बराबर OP एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OR बराबर OP एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो जहां OR लिखा है वहां हम क्या लिख सकते हैं, OP। तब कथन एक निम्नानुसार हो जाता है। तब समीकरण वहां नहीं लिखेंगे, तब कथन एक से लिख लो। जहां OR है वहां क्या लिख दिए, OP, तो OP इज लेस देन OQ, OP इज लेस देन OQ। कथन एक से जहां OR था वहां क्या लिख दिए, OP, और OQ सीधे उतार दिए, OP इज लेस देन OQ। इसका मतलब क्या है, स्पष्टतः बिंदु O से स्पर्श रेखा AB पर खींची गई रेखाओं में से OP सबसे छोटी भुजा है। स्पष्टतः बिंदु वृत्त के केंद्र O से स्पर्श रेखा AB पर खींची गई रेखाओं में से OP सबसे छोटी भुजा है। क्या लिखेंगे, स्पष्टतः वृत्त के केंद्र O से स्पर्श रेखा AB पर खींची गई रेखाओं में से OP सबसे छोटी भुजा है। क्यों, OP छोटा ना है OQ से, तो O से स्पर्श रेखा AB पर खींची गई अन्य रेखाएं OQ ले लिए थे, तो OQ से छोटा आ गया OP। इसका मतलब O से AB पर जितनी रेखाएं खींच सकते हैं उन सभी से छोटा क्या है, सभी से छोटा OP है। OP यानी ओम प्रकाश। स्पष्टतः लिखो, स्पष्टतः वृत्त के केंद्र O से स्पर्श रेखा AB पर खींची गई
स्पष्टतः वृत्त के केंद्र O से स्पर्श रेखा AB पर खींची गई रेखाओं में से, खींची गई रेखाओं में से OP सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है। स्पष्टतः वृत्त के केंद्र O से स्पर्श रेखा AB पर खींची गई रेखाओं में से OP सबसे छोटी भुजा है, इसलिए OP लंब AB, इसलिए OP लंब AB, AB, OP लंब AB। ठीक है, तो ये प्रमाणित हो गया। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। अतः प्रमाणित हुआ कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। अतः प्रमाणित हुआ, अतः प्रमाणित हुआ कि वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। अतः प्रमाणित हुआ कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। अतः प्रमाणित हुआ कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या यही ना है OP, तो स्पर्श रेखा लंब है OP पर। यदि OP लंब है AB पर तो AB भी लंब होगी OP पर। लिख लिए। तो कथन अभी क्या सबसे पूछे हम, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर, हाँ बोलो। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। बिल्कुल सही, आप बोलो। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर, आप बोलो। वृत्त की स्पर्श रेखा, बिल्कुल सही, आप बोलो। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। हाँ, वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर, हाँ बोलो। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, हाँ बोलो। बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर, हाँ, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। एक थ्योरम क्या उस दिन बताए थे कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, बताए थे ना। जैसे एक वृत्त है, एक बाहर बिंदु P लिए हैं, बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PA और PB खींच दिए। इस वृत्त का केंद्र O है। अब से सुन लो अच्छे से, ये वृत्त के बाहर बिंदु है, इसको बाह्य बिंदु बोलेंगे। तो बाह्य बिंदु से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींच दिए, तो सिद्ध करना कि PA की लंबाई और PB की लंबाई बराबर होती है। PA की लंबाई PB की लंबाई की बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसका केंद्र O है। OP को हम मिलाए थे, कॉपी लेके लिख लेना, थोड़ा सा समझाए भर देते हैं। OA OP और OB को मिलाया। देखो
बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ बाह्य बिंदु पी लेते हैं। देखो बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच देते हैं, पी ए और पी बी। तो सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ओ ए ओ बी, ओ ए ओ पी और ओ बी को मिलाया। फिर क्या लिखेंगे, कोण पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ। ये प्रत्येक 90 अंश के हैं, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। सिद्ध कर चुके हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए ये 90 अंश का, ये भी 90 अंश का। अब 90 अंश के सामने की भुजा क्या है, ओपी है। इसमें भी 90 अंश के सामने भुजा ओपी है, तो उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, अपन 90 अंश के सामने भुजा है, तो 90 अंश के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज का भी कर्ण ओपी है और इस समकोण त्रिभुज का कर्ण भी ओपी है। तो दोनों त्रिभुजों का एक कोण 90 अंश का हो गया, दोनों त्रिभुजों का कर्ण बराबर है, तो समकोण कर्ण हो गया। अब एक भुजा और बराबर दिखा दो, तो ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता विग्रहित से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो पी ए बराबर पी बी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले कोण पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ। प्रत्येक 90 अंश के हैं, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। फिर ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ भुजा है और ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए त्रिभुज पी ए ओ सर्वांगसम पी बी ओ समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता अभिग्रहित से। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो पी ए बराबर पी बी बाई सी पी सी टी, बाई इसी कॉपी से लिख लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको लिखे थे आप भी कि नहीं लिखे थे उस दिन? हाँ, अब देखो किताब कहाँ रख दी है, ये रखी है। अब देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है, उनमें एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो ये संख्या क्या होंगी? दो संख्याओं का अंतर 26 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? दो संख्याओं का अंतर, मान लो एक संख्या x है दूसरी संख्या y, तो x माइनस वाई बराबर 26। अब एक संख्या दूसरी के 3 गुनी है, ये संख्या 3 गुनी है तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 2, और समीकरण 2 से s का मान यहाँ रख दो, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y से y निकला तो 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या होगा? 26/2। तो यहाँ 13 आ गया, तो y का मान 13। अब y का मान किसी एक समीकरण में रख दो, तो y का मान 2 में रखने पर s बराबर क्या है? 3y। तो s बराबर 3 गुणे 13, 13 3 39। तो एक संख्या क्या होगी? 39 और दूसरी क्या होगी? 13। तो 39 से 13 घटाओ तो 26 आ तो रहा है, और 39 13 का 3 गुना है भी तो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? तो क्या लिखोगे? क्वेश्चन क्या दिया है बोलो? दो संख्याओं का अंतर 26 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो संख्याएं क्या होंगी? 13 39। क्वेश्चन क्या दिया है? दो संख्याओं का अंतर 26 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? हाँ बोलो। दो संख्याओं का अंतर 26 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो संख्याएं क्या होंगी? आप बोलो। दो संख्याओं का अंतर 26 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो वो संख्या क्या होगी? हाँ आप बोलो। दो संख्याओं का अंतर 26 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो संख्याएं क्या होंगी? आप बोलो। दो संख्याओं का अंतर, उनमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो संख्याएं क्या होंगी? आप बोलो।
उनमें से एक संख्या दूसरी की, आप बोलो। उनमें से एक संख्या दूसरी की, हाँ सुनो, अब क्या लिखोगे इसको, माना संख्याएं, वो ये क्या है, तीसरे का पहला सवाल है। देखो 3.2 के तीसरे का पहला सवाल, माना दो संख्याएं x व y है, x व y है, तब प्रश्नानुसार जहां x बड़ा है y से, x बड़ा है y, तो प्रश्नानुसार x माइनस y बराबर 26, समीकरण नंबर 1, और x बराबर 3y, x 3 गुना है y का, तो y में 3 का गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 से s का मान किस में रख दो, 1 में, प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं, है ना। तो समीकरण 2 में s का मान तो पहले से निकाला है, तो समीकरण 2 से s का मान 1 में रख दो। तो हमें 1 से निकाल के 2 में रखें, चाहे 2 से निकाल के 1 में रखें, तो 2 में तो पहले से निकाला हुआ है, तो डिस्टर्ब क्या है को करें, s की वैल्यू रख दो 2 में। तो समीकरण 2 से s का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से s का मान 1 में रखने पर, तो क्या होगा, x माइनस y बराबर 26, तो s के स्थान पे क्या लिख देंगे, 3y माइनस y बराबर 26, तो 2y बराबर 26, y बराबर 26/2, तो क्या आएगा 13, तो y बराबर 13। अब y का मान 2 में रखने पर, y का मान 2 में रखने पर, तो क्या होगा, s बराबर 3y, s बराबर 3 गुणे y का मान 13, तो s बराबर 39। अतः आभीष्ट संख्याएं, अतः आभीष्ट संख्याएं 13 व 39 होंगी। तेरह व 39 होंगे। 39 से 13 लिख दो, पहली संख्या पहले लिख दो, 39 व 13 होंगे। पहले s माने है फिर y ना, तो s की वैल्यू 39 है, तो 39 से 13 घटाओ तो क्या आएगा 26, और 39 देखने से पता चल रहा है कि 39 13 का तिगुना है कि नहीं है, 39 13 का